जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है अपमान बना वरदान। सुनो, अपनी माँ को समझा देना कि 2 दिन बाद घर में राहुल के जन्मदिन की पार्टी है। कम से कम उस दिन वह मेरा मूड ना खराब करें। बेहतर होगा अगर वो अपने कमरे में चुपचाप रहें। अगर वह अपने कमरे से निकली और मेरे बच्चे की फर्स्ट जन्मदिन की पार्टी खराब हुई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर मैं ये भी भूल जाऊँगी कि वह मेरी सास है। सीधा घर से बाहर निकाल दूँगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे, कह देती हूँ। मंजू अपने पति नीरज से बोली। नीरज बोला, तुम क्या चाहती हो? मैं माँ को समझाने जाऊँ? कम से कम तुम घर पर रहकर माँ को तो संभाल ही सकती हो। सच कहते हैं लोग, कितने ही बड़े ऑफिसर क्यों ना बन जाओ, पर बीवी के सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। पार्टी में मेरे एनजीओ के मेंबरों के साथ साथ तुम्हारे मायके वाले भी आने वाले हैं। तुम्हें उनके सामने हमारी इज्जत बचानी है तो माँ को अच्छे से समझा देना, और अगर ज़्यादा चू चपाट करें तो पीछे वाले कमरे में उन्हें बंद कर देना। और हाँ, प्लीज़ मुझे आगे से इन सब बातों से दूर रखा करो। बाहर की परेशानी क्या कम होती है, जो घर की परेशानी भी तुम मुझे संभालने को दे देती हो। इतना कहकर नीरज कमरे से निकल गया। नीरज के वहाँ से जाते ही मंजू बड़बड़ाने लगी। अब मैं इस बुढ़िया को अच्छे से समझा देती हूँ। अरे, हमारी मजबूरी ना होती तो मैं इस बुढ़िया को कभी भी अपने साथ ना रखती। इस बुढ़िया की वजह से अगर मेरे बर्थडे का पार्टी खराब हुई तब तो मुझे इस बुढ़िया के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। आखिर कब तक मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी। पर अभी फ़िलहाल प्यार से ही उस बुढ़िया को समझाना होगा। कहीं बुढ़िया बिचर गई तो सब कुछ खराब कर देगी। मन ही मन में सब बुदबुदाती हुई वह अपनी सास शकुंतला जी के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, आप तो जानती हैं 2 दिन बाद राहुल का जन्मदिन है और उसी दिन आपके बेटे के नए एनजीओ का उद्घाटन भी है। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ हंगामा हो। अच्छा होगा अगर उस दिन आप अपने कमरे में ही रहें। तो मैं आपके कमरे से निकलने के लिए मना तो कर रही हूँ, फिर भी आप इधर उधर ज़रूर करेंगी। उसके बाद आगे आपके साथ क्या होगा, इसके लिए भी आप तैयार रहना। इतना कहकर मंजू वहाँ से चली गई। शकुंतला जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। अरे, इकलौता पोता है मेरा, क्या मैं उससे प्यार नहीं करती? भला मैं क्यों अपने पोते की पार्टी को खराब करूँगी? अरे, इन्हें कौन समझाए कि मूल से ज़्यादा एक माँ को ब्याज प्यारी होती है। अपने पोते के संग 2 पल बिताने के लिए ही मैं इन लोगों की जातियों को बर्दाश्त कर रही हूँ। और बहू है कि उसे बस पार्टी मेहमानों की पड़ी है, बस माँ के अरमानों की कुछ नहीं। 2 दिन बाद पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पूरा घर लाइटों से जगमगा रहा था। सबकी हंसी ठिठोली की आवाज़ शकुंतला जी के कानों तक आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वह अपने पोते की उन खुशियों का हिस्सा बन पाती। वह तो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवानों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। शकुंतला जी सोचने लगी, कितने चाव से वह बचपन में अपने बेटे का जन्मदिन मनाती थी। बेटा बहू क्या लाया और एनजीओ का मैनेजर क्या बन गया, पूरा ही बदल गया। राहुल के जन्मदिन के साथ उसके प्रमोशन की भी पार्टी है, तो साधारण पार्टी तो नहीं होगी। पार्टी में बेटे के एनजीओ वाले और बहू के मायके वालों को भी बुलाया गया था। शकुंतला जी को बहू के मायके वालों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी शकुंतला जी अपने कमरे से बाहर कम ही आती थी, क्योंकि अगर वह जरा सी भी कमरे से बाहर आती तो उनकी बहू मंजू को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी सास के बाहर आने मात्र से ही और राहुल को छूने मात्र से कहीं राहुल बीमार न पड़ जाए। मंजू राहुल को भी शकुंतला जी को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। शकुंतला जी दरवाजे की चौखट पर बैठकर बस अपने पोते को दूर से ही निहारा करती थी
और फिर बेटे बहू के इस चमकीले सुंदर घर में शकुंतला जी वह अकेली पुरानी बत्ती थी जो बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमाती रहती थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था लेकिन हटा नहीं पा रहा था। शकुंतला जी अकेली कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर के सामने बोल रही थी, आपके बेटे बहू का बस चले तो वह मुझे घर से ही निकाल दें, पर मैं जानती हूँ वह इस डर से मुझे निकाल नहीं पा रहे कि लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा एनजीओ का मैनेजर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया। शायद इस मजबूरी में वह मुझे अपने साथ रख रहे हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। तभी अचानक मंजू ने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला, उनकी तरफ एक पैकेट फेंकते हुए बोली, लीजिए ये साड़ी पहन लेना, कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आ गया तो इज्जत हमने इतनी मुश्किल से कमाई है, कहीं वह तुम्हारी वजह से तार तार ना हो जाए। और ढंग से हाथ पैर धोकर कंघी कर लीजिएगा। अगर कोई कमरे में आए तो नमस्ते हाँ हूँ मैं ही जवाब देना, बस ज़्यादा किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझी। मंजू बस बोले जा रही थी, पर शकुंतला जी का बहू की बातें सुनते सुनते ध्यान फिर से पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से मंजू उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन भी रही है या मैं बस बके जा रही हूँ। शकुंतला जी का ध्यान भंग हुआ और वह बोली, हाँ हाँ बहू, यह तो बताओ मेरे पोते के जन्मदिन की पार्टी पर क्या क्या बनवा रही हो। मंजू बोली, हे भगवान, जब देखो इस बुढ़िया से बस खाने की बात करवा लो। अरे मैंने जो कहा आपसे वह सुना या नहीं। अरे जन्मदिन की पार्टी की तैयारी हम लोग कर लेंगे, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके कमरे में आ जाए तो भी ज़्यादा बात मत कीजिएगा। अगर मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा निकल गया तो मैं कह देती हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू के कड़वे शब्द सुनकर शकुंतला जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, बहू बेटे की सक्सेस पार्टी तो छोड़ो, क्या मैं अपने पोते की जन्मदिन की पार्टी में भी शामिल नहीं हो सकती। मंजू बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। शकुंतला जी बोली, बहू बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को तो दे दो, सुबह से सिर्फ 2 बिस्किट और 1 कप चाय पी है। मंजू ने शकुंतला जी को बड़ी बड़ी आंखें करके घूर कर देखा, मानो उन्होंने जैसे नौलख का हार मांग लिया हो, और फिर मुंह टेढ़ा करती हुई वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद काम वाली शांता वहां आई और खाने की थाली शकुंतला जी को देते हुए बोली, लो अम्मा खाना खा लो। शकुंतला जी ने आशा भरी नज़रों से शांता की तरफ देखा। शांता बाई बोली, अम्मा अभी तो पकवान बन रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैं सुबह का जो बचा हुआ खाना था वे ले आई हूँ, ताकि कुछ देर के लिए तो आपकी भूख शांत हो सके, और फिर बिना मालकिन के पूछे अगर मैं पकवान लाऊंगी तो आप तो जानती हैं मेरी नौकरी चली जाएगी। शकुंतला जी सब समझ गईं। उन्हें भूख इतनी जोरों से लगी थी कि वे खाने पर टूट पड़ी। उनको इस तरह खाना खाते देख शांताबाई की आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, कोई कह सकता है भला कि यह एक एनजीओ के मैनेजर की माँ है। जो एनजीओ बूढ़ी लाचार औरतों की मदद करता है, उसी के घर की बूढ़ी माँ एक एक रोटी के लिए तरस रही है। बस मैनेजर साहब जो इतनी इज्जत और पैसा कमा रहे हैं, इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना सब एक साथ बैठकर खाते हैं। यहाँ तो एनजीओ का मैनेजर अपनी सक्सेस की मिठाई बांट रहा है, और सालगिरह की इतनी बड़ी पार्टी पर उसी के घर की माँ भूखी है। उसे तो इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है। तभी शांताबाई को मंजू की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वह बाहर जाने को हुई। तभी शकुंतला जी बोली, शांताबाई, एक रोटी से मेरी भूख नहीं मिटती है, मुझे अभी भी भूख लग रही है। शांताबाई बोली, अम्मा मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊँगी, अभी मैं जाती हूँ।
वरना मैडम मुझे आज कच्चा ही चबा जाएंगी। इतना कहकर वे वहाँ से चली गई। शकुंतला जी ने बहू के कहे अनुसार साड़ी निकाल कर देखी तो वह खुश हो गई और कहने लगी, बहू ने पहली बार पर मेरे लिए साड़ी खरीदी है। इसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट दे देती तो अच्छा रहता। अभी के लिए पुरानी साड़ी ही पहन लेती हूँ। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठे होने लगे और केक कट करने की तैयारी होने लगी। नीरज और मंजू अपने बेटे राहुल को गोद में लेकर जैसे ही केक काटने के लिए आगे आए, नीरज के एनजीओ के किसी दोस्त ने कहा, अरे नीरज, घर में आंटी जी है, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। एक तो तुम्हारे प्रमोशन की पार्टी, दूसरा उनके पोते के जन्मदिन। इतनी खुशी के मौके पर उन्हें यहाँ पर होना चाहिए। क्यों दोस्तों? सब ने हाँ हाँ करना शुरू कर दिया। सबकी बातें सुनकर नीरज ने मंजू की तरफ देखा तो मंजू बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि मम्मी जी की तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं रहती और आज सुबह से ही उनके सर में तेज़ दर्द हो रहा है। सुबह डॉक्टर को भी दिखाया था, उन्होंने मम्मी जी को आराम करने के लिए कहा है। हमारा तो बहुत मन था कि मम्मी जी अपने पोते का जन्मदिन मनाएं, लेकिन मम्मी जी ने कहा मुझे परेशान मत करो। हमारा तो बहुत मन था कि मम्मी जी अपने हाथों से राहुल का केक कटवाएं, पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहना तो कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपनी बातों से खुश करके मंजू ने नीरज के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। उतने में शांताबाई एक प्लेट में थोड़ा सा गाजर का हलवा लेने लगी तो मंजू उसे डांटते हुए बोली, यह क्या कर रही है? यह चोरी छुपे हलवा किसके लिए ले जा रही है? शांताबाई बोली, अम्मा को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक ही रोटी खाई थी। मंजू बोली, तो एक रोटी काफ़ी है, इस उम्र में ज़्यादा खाएगी तो वजन बढ़ जाएगा और कल को अगर मरा गई तो उसको कौन उठाएगा? हलवा यहाँ रख और अपना काम कर, अम्मा को मैं देख लूँगी। यह मेहमान अभी खाना खा रहे हैं और तुम्हें अम्मा की पड़ी है? क्या वही तुम्हें तनख्वाह देती है? तनख्वाह तुम मुझसे लेती हो और नौकरी अम्मा की बजाती हो। चलो जाओ यहाँ से। बेचारी शांताबाई मजबूरन हलवे की प्लेट को वहीं रख दिया और काम करने लगी। मंजू अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते रात के 12 बज गए, पर अभी तक शकुंतला जी को खाना किसी ने नहीं दिया था। वह भूख से बिलबिला रही थी, लेकिन उनसे भूख अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। शकुंतला जी के सब्र का बांध टूटता ही जा रहा था। आखिरकार उठकर अपने कमरे से बाहर आई और छोटे बच्चों की तरह इधर उधर झांकने लगी। अचानक से नीरज की नज़र शकुंतला जी पर पड़ी और वह मंजू के पास जाकर धीरे से बोला, मंजू, मैंने तुमसे कहा था ना, इस पार्टी में माँ मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं दिखनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया भी था कि कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अम्मा को संभाल लेना, पर तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। अरे तुमसे कहा था ना, उन्हें पीछे वाले कमरे में बंद कर देना। अब जल्दी से यहाँ से जाओ और अम्मा को अंदर ले जाओ, इससे पहले किसी की नज़र उन पर पड़े। मंजू फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें कमरे में धकेलते हुए उनके कान में बोली, आपसे कहा भी था बाहर मत आना, आप सुनती क्यों नहीं हो? अरे बाहर क्या सबके सामने अपने बेटे की नाक कटवा कर ही मानोगी? पार्टी में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आया देख वह बोली, चलिए मम्मी जी, अंदर चलकर आराम कर लीजिए। शकुंतला जी भूख से तड़प रही थी। सबके सामने ही बोली, बहू, तुम लोग मुझे मेरे पोते के जन्मदिन पर भी अंदर कमरे में बंद करके क्यों रख रहे हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को तो दे दो। अचानक से शकुंतला जी की आवाज़ सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली,
इतने बड़े मैनेजर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बिलबिला रही है और मंजू हमारे साथ पार्टी और खाने का आनंद ले रही है। पार्टी में मौजूद अन्य लोग भी अभी एक ही जबान में बातें करने लगे। आखिरकार मंजू शकुंतला जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह सबके सामने उछालते हुए? क्या बताना चाहती हो आप लोगों को कि हम आपको भूखा रखते हैं, खाना भी नहीं देते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले आपने बाहर जो रायता फैलाया है उसे समेट लूँ। शकुंतला जी कुछ कहती उससे पहले मंजू ने दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने भोली सी सूरत बनाते हुए शांताबाई से बोली, शांताबाई, जल्दी से मम्मी जी को एक प्लेट में खाना लगा कर दो। तुम्हें कितनी बार कहा है मम्मी जी को समय समय पर खाना खिला दिया करो। अरे आखिर तुम्हें पगार हम किस बात की देते हैं? तुम्हें यहाँ हमने मम्मी जी की देख रेख के लिए तो रखा हुआ है। तुम्हें पता है ना, वे बूढ़ी हो गई हैं, हर 2 घंटे में उन्हें भूख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने खाना खाया था, अब फिर से भूख लग गई। पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? शांताबाई आश्चर्य से मंजू की तरफ देखने लगी और फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर शकुंतला जी के कमरे में ले गई। पलंग पर पड़ी शकुंतला जी रो रही थी। शांताबाई को देखते ही बोली, देख शांताबाई, बहू ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा है। पलंग से टकराकर बेचारा बुढ़ापे का शरीर, चमड़ी इतनी कोमल हो गई थी कि तुरंत ही खून हो गया। शांताबाई ने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, उनके हाथ में बांधते हुए बोली, कोई बात नहीं अम्मा, पहले आप खाना खा लो, मैं घाव पर मलहम लगा दूंगी। शांताबाई ने अपने हाथों से शकुंतला जी को खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे घाव का दर्द भी उन्हें कम लग रहा था। तो शांताबाई बोली, एक बात कहूँ अम्मा, इतना बड़ा दिन था आज आपके बेटे और बहू का, लेकिन बेटा है कि आपसे एक मीठा बोल तक नहीं बोलता। सच कहूँ अम्मा, अगर आपका बेटा सही होता तो आपकी बहू की हिम्मत नहीं होती आपके संग ऐसा बर्ताव करने की। आप काहे बर्दाश्त करती हो? भला क्या कमी है आपके पास? फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों हो? शकुंतला जी बोली, शांताबाई, गांव में मेरे पास ज़मीन जायदाद सब कुछ है, चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर चाकर रख सकती हूँ, लेकिन परिवार का साथ और अपने पोते के संग कुछ समय बिताना चाहती हूँ। गांव में मैं अकेली क्या करूँगी? यहाँ कम से कम अपने बच्चों का मुंह देख देख कर जीती हूँ। यही सोचकर तसल्ली कर लेती हूँ कि कम से कम अपने बच्चों के साथ तो रहती हूँ, और गांव की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वह भी बेटा और बहू अपने पास ही रख लेते हैं। दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। नीरज के बाबूजी भी मुझे जीवन जीने के लिए अकेला ही छोड़कर चले गए। अब मैं बेटे और बहू अपने पोते को छोड़कर भला कहाँ जाऊँ? इतना कहते कहते शकुंतला जी फूट फूट कर रोने लगी। शांताबाई बोली, अम्मा, आप पति के बगैर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतने बड़े एनजीओ के मैनेजर बना सकती हैं, तो क्या यह ज़मीन जायदाद संभाल नहीं सकती हैं? आपके इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि आप 2 वक्त की खाने के लिए अपने बहू बेटे के आगे मोहताज हो जाओ। अम्मा, भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की खाओ। मेरा बेटा अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती। फिर आप तो पढ़ी लिखी हैं। तभी मंजू ने शांताबाई को आवाज़ लगाई और वह बाहर चली गई। उसके जाते ही शकुंतला जी सोचने लगी, एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं? उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उस खाने को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा कि क्या ये मेरे आत्मसम्मान की रोटी है? थोड़ी देर बाद शांताबाई कमरे में प्लेट लेने आई तो उसने देखा कि
कि खाना वैसा की वैसा ही था और शकुंतला जी अपने पति की तस्वीर को निहार रही थीं। शांताबाई बोली, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? शकुंतला जी बोली, नहीं चाहिए मुझे तिरस्कार की रोटी, ले जाओ इसे वापस। शांताबाई ने शकुंतला जी को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी खत्म हो चुकी थी। मंजू और नीरज कमरे में आ गए और आते ही शकुंतला जी एटम बम की तरह उन पर बरस पड़े। क्या ज़रूरत थी आपको बाहर आने की? आपको सब कुछ बैठे बिठाए मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी आप ऐसी हरकतें करती हो। खाने के लिए आप कितनी पागल हो। अरे क्या हम आपको खाने के लिए खाना नहीं देते हैं क्या? कह तो आप ऐसे रही थी, ना जाने कितने दिनों से भूखी पड़ी हुई हैं। यहाँ मेरी कोई इज्जत है या नहीं? आपको पता है लोग कैसी कैसी बातें बना रहे होंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊँगा। फिर पड़ी रहना अकेली और खाते रहना खाना। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें अपने घर में रख रहा हूँ। मेरी जगह कोई और बेटा होता तो अब तक किसी वृद्ध आश्रम में पड़ी हुई होती आप। अरे तुम जैसे बुढ़ों को तो आजकल बच्चों की कदर ही नहीं है। नीरज की बातें अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि मंजू बोली, लो जी, जिस खाने के पीछे इतना हंगामा करती हैं वह भी वैसा की वैसा ही पड़ा हुआ है। खाना बर्बाद करती है। पता है भगवान कितना पाप देंगे। अब आपके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। सुनो, इनका कुछ करो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें या तो किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो या फिर इन्हें अपने वापस गांव भेज दो। जब वहां अकेले पड़े रहेंगी तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। नीरज बोला, ठीक कहती हो, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहां अकेली रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। शकुंतला जी चुपचाप बेटे और बहू की बातें सुन रही थी। शांताबाई आश्चर्य से शकुंतला जी की तरफ देख रही थी। वह सोच रही थी, यह तूफान से पहले की शांति है। ना जाने अब अम्मा क्या करेंगी। दूसरे ही दिन नीरज ने शकुंतला जी को गांव भेज दिया। गांव पहुंचने पर शकुंतला जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाया। अपनी सारी जमीन जायदाद से उन्होंने नीरज को बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई, जिसके अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी वृद्ध आश्रम में चली जाएगी और इस ट्रस्ट के देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने शांताबाई को दी। इसके लिए उसे हर महीने की तनख्वाह भी दी जाएगी। घर का आधा हिस्सा उन्होंने एक स्कूल खुलवा दिया, जहां गरीब लाचार बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क की जाएगी और आधे हिस्से में वह खुद रहने लगी। एक दिन उन्होंने शांताबाई को फ़ोन किया और वह और उसका पति वहां पर आ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली और शकुंतला जी के साथ रहने लगे। शकुंतला जी अब तो अपने आशियाने में सुकून की रोटी खाती थी। खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती थी वह नीरज के पास ना भेजकर शकुंतला जी ने अपने पास रखना शुरू कर दिया था। जब पैसा नीरज के अकाउंट में नहीं आया तो वह मंजू के साथ गांव पहुंच गया। गांव आते ही शकुंतला जी के ठाट बाट देखकर नीरज पगला गया। माँ, यह घर का क्या हाल बना रखा है आपने? और इस बार खेती में कमाई नहीं हुई है क्या, जो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझे पूछना तो चाहिए था। शकुंतला जी बोली, मैं तुझसे क्यों पूछूंगी? तुम होते कौन हो? और अब वह सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे। मंजू बोली, आप पैसों का क्या करोगी और किस से पूछकर आपने घर का आधा हिस्सा बच्चों के स्कूल के लिए दे दिया। शकुंतला जी बोली, यह घर क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में दिया था? और क्यों पूछूंगी मैं तुम लोगों से? संपत्ति मेरी है तो मैंने अपने अनुसार इसको इस्तेमाल कर लिया। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझसे ये सब कुछ कहने वाले? नीरज बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? हम आपके बेटा और बहू हैं।
आपका भला बुरा हम अच्छे से जानते हैं। शकुंतला जी बोली, कौन है बेटा, कौन है बहू? वह तो अपने प्रमोशन की पार्टी में हजारों लोगों को खाना खिला रहे थे, लेकिन अपनी माँ को एक रोटी के लिए भी तरसा रहे थे। ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। अब तुम्हें तुम्हारा शहर, तुम्हारा आलीशान घर मुबारक हो। और हाँ, मैंने अपने पोते के नाम गांव की ज़मीन बेचकर 10 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए हैं। जब मेरा पोता बड़ा होगा तब वे जो चाहे उन पैसों का कर सकता है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अब दोबारा तुम्हें यहाँ गांव में आने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब बर्थडे, प्रमोशन, तीज त्योहार अपनी पत्नी के साथ आराम से मनाओ। मंजू बोली, मम्मी जी आप ऐसा कैसे कर सकती हो? ज़रूर यह सब आपको इस शांताबाई ने भड़काया होगा। इसकी तो मैं जैसे ही वह शांताबाई की तरफ बढ़ी, शकुंतला जी ने एक जोरदार थप्पड़ मंजू के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया। आज तक तो तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की, जो भी सेवा की इसने की, और मेरे मरने के बाद भी यह इस घर में रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना, और ना ही मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। शांताबाई का पति मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम इन लोगों में इंसानियत तो जिंदा है। निकल जाओ अब मेरे घर से और वापस कभी लौट कर मत आना। शकुंतला जी के रौद्र अवतार को देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शांताबाई बोली, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग अम्मा जी को परेशान मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से। बेचारी अम्मा को शांति से अपना बचा हुआ जीवन जीने दीजिए। आखिरकार नीरज और मंजू इतना सा मुँह लेकर शहर की ओर रवाना हो गए और दोबारा लौटकर नहीं आए। यहाँ शकुंतला जी ने खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। शांताबाई और उसका पति शकुंतला जी की खूब सेवा करते रहे, ईमानदारी से उनकी चीज़ों को संभालते थे। बेटे बहू ने अपना फ़र्ज जब अदा नहीं किया तो वह अधिकार कैसे पा सकते थे? वह खाली हाथ ही रह गए। तो दोस्तों, ऐसे नालायक बेटे बहू को शकुंतला जी ने जो सबक सिखाया वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। और अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी हुई घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी इन कहानियों का हिस्सा बन सकें। फिर मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों।